हेलो गाइस, मैं राजेश कुमार ग्रामीण बैंकर। आज की वीडियो में मैं करता हूं आपका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग सीखो बाय राजेश पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस के 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। इस धमाकेदार वीडियो में आप लोग बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो पेड क्लास एफर्ट नहीं कर पाते हैं और कंटेंट के लिए इधर उधर भटकते हैं। क्योंकि एक समय था दोस्तों, जब हम भी तैयारी करते थे और हर सब्जेक्ट का पेड क्लास एफर्ट नहीं कर पाते थे। तो यही सोचकर आप लोगों के लिए ये चैनल बनाया गया है, जहां आपको बिना किसी एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के कंटेंट सेंट्रिक वीडियो क्लास दी जाती है। और मेरे इस एफर्ट के लिए भी एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी बैंक एग्जाम के मेंस का पेपर देंगे, उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। कि दोस्तों, मेंस के सिलेबस में आपका एक टॉपिक होता है जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस में दो चीज होती है, एक करंट अफेयर होती है और एक बैंकिंग अवेयरनेस होती है। तो बैंकिंग अवेयरनेस से दोस्तों आपका 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो बाकी जो बचे मार्क्स होते हैं 28 से 30 मार्क्स, ये आपका करंट अफेयर से आती है। तो दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 10-12 नंबर भी मायने रखती है हमारे सिलेक्शन में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इनिशियल शेयर कैपिटल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 1934। तो आरबीआई जब स्टैब्लिश हुई थी दोस्तों, आरबीआई स्टैब्लिश हुई थी, तो आरबीआई एक्ट 1934। तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इस्टेब्लिश हुई थी। और ये जो इस्टेब्लिश हुई थी, और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये इस्टेब्लिश हुई थी, वो था हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, हिल्टन यंग कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इनिशियल शेयर कैपिटल था वो था 5 करोड़। देयर आर डैश इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग गवर्नर। तो हमारा क्वेश्चन है, आरबीआई के बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं। देखते हैं दोस्तों कि आरबीआई के बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं। तो दोस्तों, आरबीआई के बोर्ड में टोटल 21 मेंबर होते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों कि 21 मेंबर, ये जो 21 मेंबर है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला मेंबर है आरबीआई का गवर्नर, ये हो गया एक। उसके बाद हमारे हैं 4 डिप्टी गवर्नर। तो दोस्तों, आपको चारों डिप्टी गवर्नर का नाम याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, इससे 2 रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। तो 2 यहाँ से हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स, देयर आर 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। तो 10 को हमारा गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं। और लोकल बोर्ड डायरेक्टर से हमारा 4 डायरेक्टर होते हैं। तो अगर इसको टोटल करेंगे 10 अच्छा 14 15 16 26 और 1 21, तो टोटल 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं आरबीआई में। विच अमंग द फॉलोइंग इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टेड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है इंस्टेड ऑफ आरबीआई। हम लोग को पता है दोस्तों, आरबीआई ही नोट प्रिंट करती है, लेकिन ये सारे नोट प्रिंट नहीं करती है। तो कौन कौन से नोट आरबीआई प्रिंट करती है और कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने भी कॉइन्स है वो सारे कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। ये जो 1 रुपी नोट है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। और 1 रुपी नोट से जितने भी बड़े डिनोमिनेशन के नोट होते हैं, वो आरबीआई प्रिंट करते हैं। और एक खास बात दोस्तों, ये सिर्फ 1 रुपी नोट में ही फाइनेंस मिनिस्टर का साइन रहता है। बाकी जितने भी नोट है इनसे ऊपर इसमें गवर्नर ऑफ इंडिया का साइन रहता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो आप लोगों को ध्यान में रखना था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया एज मेंटेन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखती है, तो ये किस फॉर्म में रिजर्व में रखती है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि आरबीआई जो फॉरेन रिजर्व रखती है, ये किस किस फॉर्म में रखती है। ये गोल्ड के फॉर्म में रखती है, ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स के फॉर्म में रखती है बाय आईएमएफ रिजर्व पोजीशन। तो हमारा आंसर होगा ऑल ए बी सी, ये तीनों फॉर्म में रखती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द न्यू सीरीज ऑफ बैंक नोट इशूड बाय आरबीआई। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी नोट के पीछे इसका चित्र बना हुआ है। तो इसमें हम लोगों को गलत ऑप्शन ढूंढना है। जो 20 रुपया का नोट है उस पर इलोरा के भी बना हुआ है। जो 10 रुपया का नोट है उसमें कोणार्क सन टेम्पल बना हुआ है। जो 100 रुपया का नोट है उसमें रानी की वान ही बना हुआ है। लेकिन जो 2000 का नोट है उसमें रेड फोर्ट नहीं बना हुआ है, उस पर बना हुआ है हमारा मंगलयान। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अभी तो 2000 का नोट को डिमोनेटाइज कर दिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इसमें मंगलयान का चित्र बना हुआ था। Which among the following is or are not covered under the insurance cover is deposit insurance and credit guarantee corporation। जब भी हम लोग कोई बैंक में पैसा रखते हैं, तो जो DICGC है वो हमें गारंटी कवर देती है। अगर हमने कोई बैंक में 10 लाख रुपया रखा है और अगर वो बैंक कभी डूब गई,
तो हमें पक्का है कि 5 लाख रुपया हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये कवर देती है DICGC। तो चलते हैं ऑप्शन में। तो स्टेट गवर्नमेंट डिपॉजिट, द सेविंग डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। सारे जितने भी कमर्शियल बैंक है उसमें कोई भी डिपॉजिट रखता है सेविंग डिपॉजिट, तो उसमें ये गारंटी कवर देती है। करंट अकाउंट डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, इसमें भी हम लोगों को गारंटी मिल जाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट डिपॉजिट में हमें कोई गारंटी नहीं मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट डिपॉजिट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। देखिए दोस्तों, नेशनल हाउसिंग बैंक एक एपेक्स बैंक है हाउसिंग का, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन नहीं है। स्टैंडिंग द क्रेडिट डिलीवरी नेटवर्क फॉर हाउसिंग बैंक, ये इसका फंक्शन है। रेगुलेशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एट द रीजनल एज वेल एज लोकल लेवल, ये भी इसका फंक्शन है। रनिंग द डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये इसका फंक्शन नहीं है, ये डेली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज बैंक नोट प्रेस रन बाय भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। देखिए दोस्तों, हमारे देश में जो 4 सिटी है वहाँ पर बैंक नोट प्रेस की जाती है, जिसमें से भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड 2 सिटीज को ओन करती है। बाकी जो 2 प्रिंटिंग प्रेस है उसको ओन करती है SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हो दोस्तों कि वो 4 सिटी कौन है। तो वो 4 सिटी है देवास इन मध्य प्रदेश, नासिक इन महाराष्ट्र, मैसूर इन कर्नाटका और सरवनी इन वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, जो वेस्ट बंगाल है और जो कर्नाटका में जो सिटीज है उसको ओन करती है BRBNMPL, ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। और बाकी जो 2 सिटीज हो गया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसको ओन करती है SPMCIL। ठीक है दोस्तों, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ये साल्बोनी का, और कर्नाटका मैसूर वाला सेंटर, ये ओन करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इफ द RBI वांट टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मॉनेटरी सिस्टम, विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी डन। तो अगर RBI को मार्केट में लिक्विडिटी सप्लाई को बढ़ाना है तो वो इनमें से कौन सा ऑपरेशन को यूज करेगी। पहला ऑप्शन है इट विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रू द ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो दोस्तों, OMT क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से सिक्योरिटीज खरीदती है और लोगों को पैसा देती है, और लोगों के जब पास पैसा आएगा तो मनी का सर्कुलेशन मार्केट में बढ़ेगा, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। इट विल इंक्रीज द CRR। दोस्तों, CRR की क्लास मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं SLR CRR क्या होती है, मार्केट में कैसे लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है, ये सब मैं अच्छा से बताया हूँ इस क्लास में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि जब CRR इंक्रीज होती है तो बैंक को अपने डिपॉजिट का ज़्यादा हिस्सा RBI के पास एज ए डिपॉजिट जमा रखना पड़ता है। बैंक को जब ज़्यादा हिस्सा डिपॉजिट रखना पड़ेगा तो बैंक के पास कम पैसा बचेगी, और बैंक के पास कम पैसा बचेगी तो जो मार्केट है ये मार्केट में भी कम पैसा बचेगी। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट नहीं होगा। इट विल रिड्यूस द SLR स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR जब रिड्यूस होती है तो क्या होता है देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए SLR क्या होती है, जब बैंक अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा अपने पास जमा रखती है। जैसे अभी प्रेजेंट मान लीजिए SLR 18% है, तो बैंक अपने डिपॉजिट का 18% अपने पास जमा रखेगी। तो मान लीजिए बैंक का डिपॉजिट अगर 100 करोड़ है तो 18 करोड़ अपने पास डिपॉजिट रखती है, तो बाकी का जो बचा पैसा वो मार्केट में रहती है लोगों के लिए। ठीक है, और अगर ये रेट को रिड्यूस कर दिया जाए, अगर ये रेट को 14% कर दिया जाए तो मार्केट में ज़्यादा पैसा रहेगा, ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी बोरोड अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी सिस्टम ऑफ RBI। तो दोस्तों, LAF एक टूल है जिसके तहत बैंक RBI से पैसा बोरो करती है। तो क्वेश्चन है ये कितने मिनिमम अमाउंट तक पैसा बोरो कर सकती है। तो जो मिनिमम अमाउंट है वो 5 करोड़ तक बैंक LAF के टूल की मदद से पैसा बोरो कर सकती है। करेक्ट आंसर इज 5 करोड़। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी बोरोड बाय बैंक अंडर MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो MSF भी एक टूल है जिसके तहत बैंक वो RBI से पैसा बोरो करती है। तो इसका क्वेश्चन है मैक्सिमम अमाउंट कितना तक ले सकती है, तो वो अपने NDTL का टोटल डिपॉजिट का 2% RBI से बोरो कर सकती है। करेक्ट आंसर इज 2%। If a bank has to borrow fund from RBI
फॉर ए लॉन्ग टर्म विच अमंग द फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल। तो अब अगर कोई बैंक को आरबीआई से मनी बोरो करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कौन सा टूल को यूज करेगा? तो रेपो रेट ये नहीं होगा, ये रिवर्स रेपो रेट ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक रेट। ठीक है, तो बैंक रेट के तहत बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधारी लेता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटी मेजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अंडरटेकन बाय आरबीआई। क्वेश्चन है इनमें से मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा क्वालिटेटिव मेजर नहीं है? दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसका दो मेजर है, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। हम लोग दोनों पहले टेबल में देख लेते हैं दोनों में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। तो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज होता है, बैंक रेट यूज होता है, सीआरआर यूज होता है, एसएलआर यूज होता है, सिक्योरिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यूज होता है, रेपो और रिवर्स रेपो यूज होता है। और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में पब्लिसिटी यूज होती है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट यूज होती है, एडजस्टिंग मार्जिन ऑफ लोन, एडजस्टिंग रेट ऑफ कंजप्शन लोन, मोरल सिचुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन। दोस्तों ये सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इन सारे टॉपिक का वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी डालने वाला हूं। और ये सारे वीडियो 5 से 8 मिनट के रहेंगे और इन वीडियो में मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताऊंगा इस सारे छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे एसएलआर क्या होती है, सीआरआर क्या होती है, ये क्रेडिट कंट्रोल मेजर क्या होती है। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा नॉट ए क्वालिटेटिव मेजर, तो रिडक्शन इन रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR सिस्टम केम इनटू फोर्स इन इंडिया। ये इंडिया में कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2016 को। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज डैश मेंबर हु डिसाइड द पॉलिसी रेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट डिसाइड करते हैं? दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेट होता है वो हर 2 महीने बाद आता है, मतलब ये बाई मंथली आती है, बाई मंथली रिपोर्ट आती है। जैसे अगर अप्रैल में आई रिपोर्ट तो उसके बाद आएगी जून में आएगी, उसके बाद सितंबर में आएगी, तो ये बाई मंथली आती है। हर बाई मंथली में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी, हर बाई मंथली में मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है और इस मीटिंग में जितने भी रेट्स होते हैं जैसे सीआरआर, एसएलआर, ये रेट डिसाइड होते हैं। बैंक रेट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 6 मेंबर, 6 मेंबर होते हैं। द रीजनल रूरल बैंक वाज फॉर्म्ड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमेटी। तो जो आरआरबी जिसे हम लोग ग्रामीण बैंक बोलते हैं वो कौन सी कमेटी के तहत रिकमेंड हुई थी? तो वो हुई थी एम नरसिम्हन कमेटी। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द न्यू प्राइवेट बैंक टू स्टार्ट ऑपरेशन इंडिया। अगर कोई न्यू प्राइवेट बैंक को अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना है इंडिया में तो उनको मिनिमम कितना कैपिटल होना चाहिए तब जाके वो बैंक स्टैब्लिश कर सकते हैं? तो वो 500 करोड़ रुपया उनके पास मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन है नाबार्ड किसको सुपरवाइज नहीं करती है? तो देखिए दोस्तों नाबार्ड डीसीसीबी को कंट्रोल करती है, सुपरवाइज भी करती है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को भी सुपरवाइज करती है, रीजनल रूरल बैंक को भी सुपरवाइज करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल आर सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड। The Forward Market Commission was merged with which among the following in September 2015। तो जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन था ये किस में मर्ज हो गया था? तो ये मर्ज हो गया था सेबी में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम लोग सिडबी बोलते हैं, और सिडबी जो है वो एपेक्स बैंक है एमएसएमई का। ठीक है, तो ये किसका सब्सिडरी है? तो ये सब्सिडरी है आईडीबीआई का। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 श्रेणी होती है, एक होती है शिशु, एक होती है किशोर, एक होती है तरुण। तो हमारा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन, तो तरुण में हम लोग सबसे ज्यादा लोन देते हैं, तो वो पहले थी 10 लाख, अभी हो गई बढ़ के 20 लाख। तो ये लेटेस्ट अपडेट हुई है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 लाख। तरुण में हम लोग 20 लाख तक का लोन देते हैं। द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ईसीजीसी लिमिटेड वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड एज एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन द ईयर। तो ये कब स्टैब्लिश हुई थी? तो स्टैब्लिश हुई थी 1957 में। The priority sector lending target given by RBI are applicable for foreign banks having dash branches or more। तो दोस्तों इंडिया में जितने भी सारे बैंक हैं सबको PSL अचीव करना होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अचीव करना होता है, और ये फॉरेन बैंक को भी अचीव करना होता है।
तो फॉरेन बैंक का मिनिमम अगर 20 ब्रांच है तो उसको ये PSL अचीव करना होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20। व्हाट इज द मिनिमम क्रेडिट एक्सपोजर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द PSL गाइडलाइंस। दोस्तों PSL में एक तो टोटल टारगेट मिलती है बैंक को जो अचीव करना होता है, उसके बाद उसके कुछ कैटेगरी होते हैं, उस कैटेगरी में भी बैंक को टारगेट अचीव करना होता है। तो टोटल टारगेट होता है बैंक को कुछ मिलता है 40% अगर वो कमर्शियल बैंक है तो, और अगर ये RRB है तो इसे मिलती है 75% का टारगेट। तो टोटल टारगेट में जो एग्रीकल्चर का टारगेट है वो है 18%। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 18%। तो दोस्तों आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं ये चार्ट ऐड कर दिया हूँ, तो आप लोग इस चार्ट को एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जितने भी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है एक्सक्लूडिंग RRB जो रीजनल रूरल बैंक है एंड SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और जो फॉरेन बैंक है जिसका ब्रांचेस 20 से ज़्यादा है, इनको छोड़कर मतलब हमारे सारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो हो गए नेशनलाइज बैंक, उसके लिए जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट है वो 40% है। जो फॉरेन बैंक है जिसका ब्रांचेस 20 से कम है उसका भी टारगेट 40% है टोटल का। जो रीजनल रूरल बैंक है जो हमारी बैंक है उसका टारगेट है 75%। PSL का 75% हम लोग को टारगेट पूरा करना है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी 75% है। तो टोटल टारगेट का 40% में एग्रीकल्चर जो है उसमें जो PSL का टारगेट है वो 18% है। फॉरेन बैंक के लिए दोस्तों टोटल PSL का 40% टारगेट दिया जाता है। इसमें इसका कैटेगरी में ये पूरा करे टारगेट या ना करे इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको टोटल 40% करना है अपना टारगेट। RRBs में और 18% जो एग्रीकल्चर है उसमें फर्दर 10% जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए होना चाहिए। सेम इन केस ऑफ RRB इसमें जो 18% का 10% है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए होना चाहिए, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी वही है, 18% का 10% जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए होना चाहिए। और माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 7.5% है, डोमेस्टिक बैंक के लिए 7.5% है, RRBs के लिए एंड 7.5% है सेम SFB के लिए। वीकर सेक्शन के लिए फिर यहाँ पर चेंज हो जाती है, 12% टारगेट मिला है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक को, 15% है RRBs को और 12% है स्मॉल फाइनेंस बैंक को। आप लोग इसे देख लीजिएगा, इससे जरूर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो एक बार जरूर देख के जाइएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर के लिए 18%। इट इज द लोन अमाउंट इन द एजुकेशन सेक्टर फॉर स्टडिंग अब्रॉड दैट इज इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटी सेक्टर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है दोस्तों कि कितना रुपया तक एजुकेशन लोन मिलता है जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कवर होती है। तो इसका आंसर होगा 20 लाख। अगर 20 लाख तक का एजुकेशन लोन लेते हैं वो कवर होगा PSL में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। What is the loan amount in the housing loan segment for metropolitan cities that is considered under PSL में? कितना तक का लोन को PSL में कंसिडर किया जाता है अगर वो होम लोन लेता है कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में? वो 35 लाख तक का अगर लोन लेता है कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो PSL के अंदर माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर है हमारा 35 लाख। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है द एसेट साइज ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC should be dash or more in order for to be identified as systematically important NBFC। तो देखिए दोस्तों सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFC होने के लिए उसका फंड साइज कितना होना जरूरी है। तो उसका फंड साइज अगर 500 करोड़ रुपया है तो वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFC होगी। NBFC बहुत तरह की होती है लेकिन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFC होने के लिए उसका फंड साइज 500 करोड़ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट MLA एक्ट ये कब पास हुई थी? तो ये पास हुई थी 2002 में। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये सबसे क्वेश्चन आती है। व्हाट इज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल नाउ अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना? तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसमें कितने रुपए तक का ओवरड्राफ्ट मिलता है? तो इसमें हम लोग को 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट मिलता है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट टिल विच वन कैन इनरोल फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? तो देखिए दोस्तों हम लोगों के बैंक में दो सरकारी बीमा चलता है, एक PMSBY, एक PMJBY। ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा ये 18 से 70 साल तक के लिए है और इसका जो प्रीमियम है वो 20 रुपया है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यह 18 से 50 उम्र तक के लिए है और इसका जो प्रीमियम है वो 436 रुपया है। इसमें आपका एक्सीडेंटल डेथ कवर होती है 2 लाख रुपए का, और इसमें आपका एक्सीडेंटल प्लस नेचुरल डेथ दोनों कवर होती है 2 लाख रुपए तक का। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मैक्सिमम उम्र है ये 70 साल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी।
व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम अमाउंट अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? तो ये हम लोगों ने देखा था, इसका आंसर होगा 436 रुपया। पहले ये 330 रुपया थी, अब ये बढ़कर 436 रुपया हो गई है। पहले जो 20 वाली बीमा थी, पहले उनका जो था प्रीमियम वो 12 रुपया था, अभी 20 रुपया हो गई है। तो अभी वाला हम लोग को प्रीमियम याद रखना कि प्रीमियम कौन सी है। व्हाट इज द मैक्सिमम पेंशन अमाउंट दैट कैन बी ऑप्टेड फॉर अंडर द अटल पेंशन योजना? तो अटल पेंशन योजना ये भी एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है दोस्तों, तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। आप लोग को जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है सारे याद रखना है, जैसे स्वनिधि योजना हो गया, सुकन्या योजना हो गया, और भी जितने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है सारे याद रखने हैं। तो एपीवाई में टोटल 5 स्लैब होती है, 1000 से लेकर 5000 तक। तो जो मैक्सिमम है वो 5000 तक आप इसका पेंशन ले सकते हैं। ये स्टार्ट होती है 1000 से, और इसकी जो और इस बीमा को जो लेने की एज होती है वो 18 से 40 साल तक व्यक्ति इस बीमा को ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर्स। विच अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड फ्लोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड ये कौन एडमिनिस्टर करती है? तो ये करती है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डील इन शेयर्स इन इंडिया? तो आप लोगों को अगर इंडिया में शेयर मार्केट में डील करना है तो आप लोगों के पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए? आप लोगों के पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप डील कर पाएंगे शेयर्स में। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट? तो इसमें से जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है इन फॉरेक्स ट्रेडिंग ये एक डेरिवेटिव है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है द नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक टुक प्लेस इन? तो क्वेश्चन है जो बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो बैंक का नेशनलाइजेशन ये 2 बार हुआ था। एक बार हुआ था 1969 में, एक बार हुआ था 1980 में। 1969 में दोस्तों टोटल 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था, और 1980 में टोटल 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इंश्योरेंस कवर द बैंक डिपॉजिट इन आवर कंट्री इज प्रोवाइडेड बाय? तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा था जो DICGC है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये जो संस्था है ये हमारे जो बैंक में डिपॉजिट होती है इसको इंश्योरेंस करती है, इंश्योरेंस देती है। और ये कितना तक का इंश्योरेंस कवर करती है? ये 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर करती है। कि हमारे बैंक में अगर 5 लाख तक का रुपया है रखा हुआ है तो हमें इसका इंश्योरेंस मिल जाएगा, अगर वो बैंक डूब गई तब भी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द टर्म प्लास्टिक मनी रिफर्स टू? तो प्लास्टिक मनी हम लोग किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, हम लोग का जो ATM और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी बना होता है वो क्या होता है? प्लास्टिक मटेरियल से ही तो बना होता है, तो उसी को हम लोग प्लास्टिक मनी बोलते हैं और किसी चीज को नहीं बोलते हैं। तो प्लास्टिक मनी जो है वो हमारा ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये हमारा प्लास्टिक मनी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल GDP? तो GDP को जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की ये टेरिटरी है तो इसके अंदर जितने भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड होते हैं उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उसी को हम लोग GDP बोलते हैं। तो इसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ये तीनों ऐड हो जाती है, लेकिन ये कैपिटल एसेट्स, ये प्रोजेक्ट क्रिएशन, ये इसका पार्ट नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ऑन करेंसी नोट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आप लोगों ने जब भी कोई नोट देखा होगा तो उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस में वो लिखा रहता है, एक लाइन कि मैं ग्राहक को कितना रुपया पे करने का अदा करता हूँ, ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो वो कितने लैंग्वेज में लिखी रहती है? वो टोटल 17 लैंग्वेज में लिखी रहती है। इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी स्लो इट इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? जब इन्फ्लेशन का रेट स्लो हो तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो इसे याद रखिएगा, इसे कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। Which among the following give us clear picture of all the international transaction of a country in the financial year? तो ऑप्शन ए है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑप्शन बी है बैलेंस ऑफ करेंसी, ऑप्शन सी है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑप्शन डी है बैलेंस ऑफ जस्टिफिकेशन एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों देखिए, 2 चीज होती है, एक होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे बोलते हैं हम लोग? तो हमारे कंट्री में हम लोगों ने जितने भी गुड्स को एक्सपोर्ट किया माइनस जितने भी गुड को इंपोर्ट किया उसका डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रेड किया है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है दोस्तों? हमारे कंट्री में कितना इनफ्लो आया माइनस हमारे कंट्री से कितना आउटफ्लो गया। इनफ्लो और आउटफ्लो इन द टर्म्स ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। टोटल इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज माइनस टोटल
आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसमें हम इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ द कंट्री, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हम लोग कहाँ दिखा रहे हैं, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सेलिंग ऑफ द स्टेक ऑफ गवर्नमेंट्स इन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज नोन एज। तो दोस्तों, जब भी गवर्नमेंट कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कुछ हिस्सा जब पब्लिक को बेचती है तो उसे क्या कहते हैं। अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल देखा होगा कि LIC का 10% हिस्सा पब्लिक को बेच दिया गया है या प्राइवेट कर दिया गया है। और भी बहुत सारे सेल, गेल, रेल, इस सब में गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना कुछ हिस्सा घटाकर ये बाहर मार्केट में भेज देती है पब्लिक को, प्राइवेट कंपनी को। तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डिसइन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो ये कौन सा ईयर में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। जो AMFI है ये 1995 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एन एसेट इज क्लासिफाइड एज NPA इफ द इंटरेस्ट पेमेंट इज ओवरड्यू फॉर हाउ मेनी डेज। तो सबको पता है दोस्तों कि हमारा अगर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का जो पेमेंट है वो अगर 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू में हो जाता है तो उसे हम लोग NPA कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डेज। अ सब स्टैंडर्ड एसेट्स इज सच दैट इट हैज रिमेन्ड इन NPA स्टेटस फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू। तो दोस्तों, NPA के क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं NPA क्लासिफिकेशन। तो NPA का क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा होता है स्टैंडर्ड कैटेगरी। तो स्टैंडर्ड कैटेगरी में दोस्तों 90 दिन तक रहती है। 3 कैटेगरी और होती है, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। ये 0 से 30 दिन तक रहती है। SMA 1 के अंदर 31 दिन से 60 दिन तक रहती है और SMA 2 के अंदर 60 डेज से 90 डेज तक रहती है। और दोस्तों, जैसे ही 90 डेज क्रॉस कर जाती है वो अकाउंट हो जाता है हमारा NPA। तो NPA के अंदर फर्दर 3 कैटेगरी है। तो चलिए तीनों को देखते हैं। तो NPA के अंदर दोस्तों जो पहला है वो है सब स्टैंडर्ड। जो दूसरा है वो है डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल में अगेन इसमें 3 कैटेगरी है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 एंड डाउटफुल 3। और NPA के अंदर जो तीसरा कैटेगरी है वो है हमारा लॉस एसेट्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में NPA खाता जो है वो 1 साल तक रहती है। ठीक है, 1 साल तक रहती है। डाउटफुल 1 में NPA अकाउंट फर्दर 1 साल के लिए रहती है। डाउटफुल 2 में NPA अकाउंट 2 साल की रहती है फर्दर। और डाउटफुल 3 में जो NPA अकाउंट है वो फर्दर 1 साल की रहती है। और लॉस एसेट्स वो होता है दोस्तों जिससे हम लोग पैसा रिकवर नहीं कर सकते हैं, मतलब ये होता है नॉट रिकवरेबल। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये है NPA का क्लासिफिकेशन। तो जो इसका आंसर होगा, जो सब स्टैंडर्ड एसेट्स है ये 1 साल के लिए रहती है NPA में। अगला क्वेश्चन है कॉर्पोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग कैन बी डन इन एसेट्स इन विच द एक्सपोजर इज डैश और मोर। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 करोड़ और मोर। As per recovery of debt due to banks and financial institution Act 1993, any case referred to debt recovery tribunal should be settled within। तो दोस्तों DRTA का काम है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एपिलिएट का काम है कि जब भी कोई NPA होती है और उस पर अगर कोई केस होती है तो ये केस को DRTA हैंडल करती है। तो ये कितने दिन में सेटल हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने तक के अंदर ये सेटल हो जानी चाहिए।